नमस्कार, मैं रविश कुमार। 16 मार्च से लेकर 20 मई के बीच चुनाव आयोग को लेकर पब्लिक में काफ़ी कुछ कहा जा चुका है। मतदान प्रतिशत से लेकर मतदान की प्रक्रिया में बाधा डालने की कितनी खबरें आ गईं। कर्नाटका में बीजेपी ने अपने हैंडल से सांप्रदायिक वीडियो बनाकर पोस्ट किया, कई दिनों तक रहा, लेकिन कार्रवाई होते होते मतदान ही समाप्त हो गया। इसी तरह आज कोलकाता से खबर आई है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन छपवाने से रोक दिया है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की भी आलोचना की है, कहा है कि इस तरह के विज्ञापनों को रोकने में आयोग असफल रहा है। बीजेपी के विज्ञापनों में तृणमूल को सनातन विरोधी से लेकर चोर तक कहा जा रहा था। जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि बीजेपी द्वारा साइलेंस पीरियड में जारी किए गए विज्ञापन आचार संहिता का उल्लंघन तो है ही, साथ ही वे आधारहीन हैं, अपमानजनक भी हैं और अपने प्रतिद्वंदी पर निजी हमले करते हैं। यह टीएमसी के उम्मीदवार के अधिकारों और भारत के नागरिकों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार का हनन है। इसीलिए प्रिंट मीडिया में किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के खिलाफ कोई भ्रामक जानकारी नहीं छापेगा। बेंच ने कहा कि अदालत चुनावी प्रक्रिया में रुकावट पैदा हो इस तरह के हस्तक्षेप नहीं करती है, मगर इस मामले में याचिकाकर्ता चुनावी प्रक्रिया को सुगम ही बनाना चाहते हैं। जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए था वो काम अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया है। बंगाल में भाजपा ने जो विज्ञापन निकाले थे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, ये विज्ञापन कानून के खिलाफ थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन विज्ञापन को अब रोक दी है, इन पर रोक डाल दी है। ये काम तो चुनाव आयोग को करना चाहिए था। चुनाव आयोग तो प्रधानमंत्री से इतना डरते हैं कि प्रधानमंत्री को एक नोटिस भी नहीं भेज सकता। कम से कम कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस बार तो अपनी जिम्मेदारी निभाई है। वाकई यह काम तो चुनाव आयोग का है कि वह उन विज्ञापनों को देखे जिनमें सांप्रदायिक बातें होती हैं, निजी हमले किए जाते हैं। इसके लिए तृणमूल का कोर्ट जाना ही बता रहा है कि विश्वास की सुई किस तरफ झुकने लगी है। चुनाव आयोग की मशीनरी बहुत बड़ी होती है, देश की हर संस्था उसके लिए काम करती है, तब भी इस तरह की देरी और चूक क्यों हुई? इस प्रचंड गर्मी में 7 चरणों में चुनाव कराने का यही तो तुक रहा होगा कि इन सब बातों पर पुख्ता नजर होगी। जैसे ही मामले सामने आएंगे तुरंत एक्शन लिया जाएगा। साथ ही हम आज के वीडियो में फॉर्म 17C के बारे में बात करना चाहते हैं, इस पर भी कि क्यों चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान के 11 दिनों के बाद अंतिम आंकड़ा दिया। इस देरी को लेकर पूर्व चुनाव आयुक्त ने भी सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता, जबकि इस काम के लिए एक प्रवक्ता होता है? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को पत्र लिखना पड़ा कि नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। अभी तक यही पता नहीं कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर जेपी नड्डा से जो जवाब मांगा था, जवाब आने के बाद क्या कार्रवाई की गई। 13 मई को नड्डा ने जवाब दिया और आज 20 मई है। क्या चुनाव बीत जाने के बाद फैसला आएगा? असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने मथुरा के ईदगाह को लेकर जिस तरह का सांप्रदायिक बयान दिया है वह किसी भी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है और यह बयान चैनलों पर दिखाया जा रहा है। सवाल है कि आयोग कार्रवाई कब करेगा? क्यों नहीं तुरंत कार्रवाई कर सकता है? हेमंता के बयान के वीडियो को सुनकर स्थानीय स्तर पर ही चुनाव अधिकारी एक्शन क्यों नहीं ले सकते हैं? इस पर जब हमें 700 सीट मिलेगा, हम मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनाऊंगा और ज्ञान व्यापी मस्जिद का जगह में भी हम ज्ञान व्यापी मंदिर बनाऊंगा। 16 मार्च को जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तब यह भरोसा दिलाया कि किसी भी तरह की सूचना पर, भ्रामक सूचना पर उनकी पूरी मशीनरी तुरंत एक्शन में आ जाएगी। जब सोशल मीडिया में चल रहे अभियानों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग के पास मशीनरी है, व्यवस्था है, तो इसकी भी मशीनरी होनी चाहिए कि कहां कौन सा विज्ञापन छप रहा है और नेता कहां पर किस तरह के सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं। इन सब की निगरानी और कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? 16 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार नजर नहीं आए। उन्होंने कितना भरोसा दिलाया,
कहा कि चुनाव आयोग की मशीनरी तुरंत सक्रिय हो जाएगी, लेकिन जब वीडियो वायरल होते हुए हम तक पहुंचते हैं तो सवाल उठता है कि इतनी व्यापक मशीनरी ने खुद से क्यों नहीं पकड़ा। यही नहीं, तमाम राजनीतिक दल अपनी शिकायतें लेकर चुनाव आयोग के पास जाते हैं। आयोग को यह भी नियमित रूप से बताते रहना चाहिए कि क्या क्या कार्रवाई हुई। यह जानकारी पब्लिक को दी जानी चाहिए ताकि वह भी इन प्रक्रियाओं को लेकर जागरूक हो सके। आम आदमी पार्टी ने अपने प्रचार के लिए गाना बनाया, उसमें ईडी सीबीआई की आलोचना थी, उस पर आयोग ने रोक लगा दी, लेकिन आम आदमी पार्टी मानी नहीं, अपनी दलील लेकर फिर से आयोग के पास गई। तब जाकर उस प्रचार वीडियो को अनुमति मिली। आखिर मतदान के दिन इतनी सारी लापरवाहियों के वीडियो क्यों सामने आ रहे हैं? 100% सुरक्षित मतदान क्यों नहीं हो सकता है? All our entire machinery will now react to whatever is coming by facts. We will try and join the issue instead of being in the background. If somebody is trying to do a fake kind of a narrative, which is disturbing the level playing field, which is disturbing the public order, or which is not based on the facts, and which has crossed the line of the criticism, we would be also joining them. 16 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप भी सुनिए। ऐसा शानदार माहौल बनाया गया, लगा कि चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता और सख्ती के साथ काम करने वाला है, सारे सवालों के जवाब देने की तैयारी करके आया है और आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन जब चुनाव आयोग से पूछने के लिए कई सारे सवाल हो गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का पता नहीं। 2019 में हर चरण के मतदान के बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। उस साल 5वें चरण के मतदान के बाद पश्चिम बंगाल को लेकर चुनाव आयोग ने अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। विधानसभा चुनावों के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा रही, लेकिन अब बंद क्यों कर दी गई? चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या दिक्कत? सवाल जवाब से उसके प्रति नागरिकों का भरोसा ही नहीं बढ़ता, बल्कि उसकी जानकारी बढ़ती है चुनावी प्रक्रिया के बारे में। You had said in your speech that there should be no hate speech. There will be a calibrated approach to code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the EC has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who will get notice from you more than the ruling party leaders? Sir, every election you are getting new experience regarding the control of money power. How are you going to control the money power? For example, last election 2019, at Vellore constituency, the candidate Kadir Anand from his place, crores and crores of rupees money has been recovered from him. But what kind of action has been taken against him? And he is going to be the future candidate from the same constituency. I would like to ask कि जो आपने बताया कि 3500 करोड़ रुपए को सीज किया, उसके बाद कार्रवाई कितने लोग जेल गए, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, और जो लीकर सीज किया गया उसमें कितने केसेस रजिस्टर हुए, उसकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन हमारे साथ कभी शेयर करता नहीं है आफ्टर द इलेक्शन हैपन्स। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। 12 मई को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, भारतीय महिला प्रेस कोर, प्रेस एसोसिएशन, फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब और दिल्ली पत्रकार संघ ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि आंकड़े देने में देरी हुई और 3 चरण का मतदान संपन्न होने के बाद भी आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा। पत्र में कहा गया है कि 2019 तक हर चरण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना सामान्य प्रथा थी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नागरिकों को यह पूरा अधिकार है कि चुनाव आयोग, जो एक संवैधानिक संस्था है, उन्हें बताए कि चुनाव के दिन क्या हुआ। क्यों नहीं चुनाव आयोग 16 मार्च की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह हर मतदान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सका? नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा हुआ है दारू। फिर भी मतदान के लिए तरह तरह के वीडियो वायरल होने लग जाते हैं। अब तो एक नया चलन देखने को मिल रहा है, मतदान के कुछ दिनों के बाद वीडियो वायरल होता है। कुछ मामलों में चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई की है, लेकिन हमारा सवाल है कि क्या ये वीडियो अपवाद हैं? क्या हम ठीक जानते हैं कि बड़े पैमाने पर कुछ नहीं हुआ होगा? जो भी वीडियो वायरल हुए हैं
उसमें बीजेपी से ही संबंधित लोग मतदान का मजाक उड़ाते देखे गए। कहीं पर बीजेपी का कार्यकर्ता है तो कहीं पर बीजेपी का नेता, कहीं पर बीजेपी के उम्मीदवार अधिकारियों को देख लेने की चुनौती दे रहे हैं, जांच कराने की बात कर रहे हैं, जैसा सुब्रत पाठक के केस में देखा गया। बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं के भीतर यह हौसला कहां से आ रहा है कि चुनाव आयोग उनका ही खेत है, जब चाहे चर लेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, भारत की सबसे अमीर पार्टी के कार्यकर्ताओं के ही वीडियो क्यों सामने आ रहे हैं? 19 मई को शाम 4 बजे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करीब 2.25 मिनट का एक वीडियो ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर चुनाव आयोग को लगे कि यह गलत हुआ है तो वो कुछ कार्रवाई जरूर करे, नहीं तो भाजपा की बूथ कमेटी दरअसल लूट कमेटी है। आमतौर पर ऐसे वीडियो को देखकर अविश्वास ही होता है, पुराना ना हो, गलत ना हो, लेकिन देखते देखते यह वीडियो कई लोगों के हैंडल से ट्वीट किया जाने लगा। यह वीडियो यूपी के एटा का है। ये है नंबर दूसरा। इस वीडियो में एक छोटा सा लड़का मुस्कुराते हुए 8 बार बीजेपी के चुनाव चिन्ह के आगे बटन दबाता है। वीडियो में लड़का बोल बोल कर बताता है कि यह दूसरा है, यह तीसरा है और यह 8वां वोट है। बाकायदा डेमो देकर दिखा रहा है कि वो वोट दे रहा है। यह वीडियो एटा जिले के खिरिया पमरान गांव का है। अलीगंज विधानसभा और फर्रुखाबाद लोकसभा सीट में आता है। यहां से भाजपा के उम्मीदवार हैं मुकेश राजपूत, जिनके पक्ष में यह लड़का वोट डाल रहा था। यहां चौथे चरण में 13 मई को चुनाव हुआ था। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि अपनी हार सामने देखकर भाजपा जनादेश को झुठलाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बनाकर लोकतंत्र को लूटना चाहती है। कांग्रेस चुनावी ड्यूटी कर रहे सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा करती है कि वो सत्ता के दबाव के सामने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी ना भूलें, वरना इंडिया की सरकार बनते ही ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे कोई भी संविधान की शपथ का अपमान करने से पहले 10 बार सोचेगा। हमें यही समझना है कि क्या भाजपा के लोग चुनाव आयोग को अपना समझने लगे हैं? उन्हें तो दूसरे दल से अधिक प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, ताकि सत्ताधारी दल होते हुए कोई उन पर इस तरह के शक ना करे। 10 साल से हर पल राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति करते करते इतनी तो नैतिकता सभी में आ ही गई होगी, या इसके नाम पर तंत्र के साथ छेड़छाड़ करना ही सीख लिया है। आपको बता दें कि यह इतना भी आम लड़का नहीं। इसके पिता अनिल सिंह ठाकुर खेरिया पमरान गांव के प्रधान हैं और भाजपा के सदस्य। विपक्षी दलों की शिकायत के बाद कार्रवाई हुई। लड़का नाबालिग है। अब आप बताइए, एक नाबालिग लड़का 8 बार वोट दे रहा है। क्या मतदान केंद्र बीजेपी के नेताओं के बच्चों के खेलने का मैदान है? दूर दराज के इलाकों से आप कितनी ही खबरों को जान पाते हैं। यह वीडियो अगर वायरल नहीं होता तो शायद पता नहीं चलता। समाजवादी पार्टी के वीडियो पोस्ट करने के 4 घंटे के बाद ट्विटर पर ही चुनाव आयोग का जवाब आ गया और कार्रवाई की बात लिख दी गई। एटा जिले के नया गांव थाने में एफआईआर दर्ज हुई। लड़का गिरफ्तार हुआ। दोबारा मतदान होगा और मतदान केंद्र में जितने लोगों की तैनाती हुई थी उन सभी को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए गए। अब देखिए, बीजेपी के चक्कर में एक 16 साल का लड़का जेल गया। जो अधिकारी इतनी गर्मी में मतदान कराने गए और उन्होंने यह सब होने दिया, इस मामले में वे भी सस्पेंड होंगे। उनके परिवारों पर भी तनाव वज्रपात होगा। वीडियो की जांच चल रही है। इस मामले में सपा के उम्मीदवार नवल किशोर शाक्य ने निर्वाचन अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई। यह भी लिखवाया कि प्रधान का बेटा मतदाताओं की वोटिंग स्लिप छीन रहा था और उनकी तरफ से वोट डाल रहा था।
शाक्य ने आरोप लगाया कि ड्यूटी अफसर दिनेश ठाकुर ने इसमें लड़के का सहयोग किया। उन्होंने 2 अन्य बूथ पर भी दोबारा मतदान की मांग की है। उनका आरोप है कि एक बूथ पर दबंगों ने सुचारू रूप से मतदान होने नहीं दिया और दूसरे बूथ पर शाक्य समाज के लोगों को वोट डालने नहीं दिया। शाक्य समुदाय ओबीसी समाज में आता है। कायदे से उन सभी को सेवा से बर्खास्त कर देना चाहिए जिन्होंने वोटिंग की प्रक्रिया में ऐसी धांधलियां होने दी, ताकि मतदान केंद्र में बीजेपी से जुड़े लोग 8-8 वोट डालने की दोबारा हिम्मत ना करें। जो लोग अभी भी गोदी चैनलों पर चुनावी चर्चा देख रहे हैं, आपने नोट किया होगा कि वे बार बार मोदी के नारे को दोहराते हैं और उनकी जीत के समीकरण का विश्लेषण करते हैं, लेकिन चुनाव और मतदान के दौरान किस तरह का मैनेजमेंट किया जा रहा है इस पर बात नहीं करते और यह जानकारी आपके सामने नहीं, मगर चुनाव क्षेत्र के भीतर कार्यकर्ताओं को असली सच्चाई मालूम पड़ती है। इसलिए चुनावी समीकरणों के विश्लेषण को पढ़ने में अपना समय बर्बाद ना करें। अंग्रेजी में एक शब्द का इस्तेमाल होता है, वोट सप्रेशन। यह खबर गुजरात मित्र अखबार की है। गुजरात मित्र ने लिखा है कि बीजेपी के नेता सतीश पटेल ने बाकायदा फेसबुक पर पोस्ट किया कि उन्हें 2 बार वोट डालने का मौका मिला। सतीश पटेल ने लिखा कि वे नसीब वाले हैं कि 2 बार वोट डालने का मौका मिला। खबर में लिखा है कि चुनाव अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच में क्या निकला, हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। गुजरात से कुछ और खबरें इसी तरह की आईं, जिनमें बीजेपी के ही नेताओं के नाम हैं। तीसरे चरण में 7 मई को दाहोद लोकसभा सीट पर पोलिंग हो रही थी और यह उस दिन की घटना है। गुजरात के महिसागर में एक आदमी पोलिंग बूथ के भीतर से लाइव करने लगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह व्यक्ति विजय भभोर स्थानीय भाजपा नेता रमेश भभोर का बेटा है। मीडिया रिपोर्टिंग में भी यह जानकारी मिली। कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज करवाने के बाद जिला पुलिस ने विजय भभोर को गिरफ्तार कर लिया। 1 हफ्ते के बाद बूथ नंबर 220 पर दोबारा मतदान हुआ। तो आपने देखा, बीजेपी और प्रधानमंत्री को जिताने के चक्कर में बीजेपी के नेताओं के 2-2 लड़के जेल चले गए। दिव्य भास्कर की एक रिपोर्ट दिखाता हूं। लिखा है कि नवसारी लोकसभा सीट के निर्दलीय उम्मीदवार के एजेंट बीजेपी के कार्यकर्ता निकले। इनमें से एक सूरत बीजेपी का उप प्रमुख है तो दूसरी तरफ एक नवसारी बीजेपी का उप प्रमुख है। यहां से बीजेपी के कद्दावर नेता सीके पाटिल उम्मीदवार हैं। यह चुनाव जनता का है, वही चौकीदार बन गई है। इसलिए 5वें चरण का मतदान शुरू नहीं हुआ कि ट्विटर पर वीडियो वायरल होने लग गए। बांदा का एक वीडियो वायरल होता है जिसे पत्रकार नरेंद्र प्रताप के अलावा सुमित कुमार, सचिन गुप्ता जैसे पत्रकार लगातार ट्वीट कर रहे हैं। बांदा के खिन्नी नाका के प्राथमिक विद्यालय के बाहर भारी तादाद में लोग मतदान के लिए खड़े थे। तभी एक पोलिंग एजेंट बाहर आता है। उसके हाथ में ईवीएम मशीन का एक मॉडल है। यह पोस्टर लेकर वोटरों को बता रहा है कहां वोट डालना है। वीडियो से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किस पार्टी को वोट डालने की बात कर रहा है। मतदान के समय नहीं किया जा सकता इस तरह का काम, फिर भी वह घूमता हुआ आराम से यह काम कर रहा है। ये देखिए, दारू का पौवा है। चित्रकूट बांदा में बीजेपी के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी आरके सिंह पटेल का यह पोस्टर शराब की बोतल के ऊपर लपेटा गया है। वीडियो में व्यक्ति कह रहा है यहां विकास बहुत ज्यादा हो रहा है। दिखा रहा है कि शराब की बोतल पर पोस्टर लगा है जिसमें प्रत्याशी और मोदी योगी की तस्वीर है। देखिए, आरके सिंह पटेल, ये आरके सिंह पटेल विधानसभा चित्रकूट बांदा। ये दारू के पौवे में पोस्टर लगा के प्रचार किया जा रहा है। झारखंड जनाधिकार महासभा ने एक फोटो ट्वीट किया है। लिखा है कि मतदाताओं को जो पर्ची देकर भेजा जा रहा है उसमें मोदी का फोटो नत्थी है। चतरा लोकसभा के बूथ संख्या 107 ग्राम सदवाडी पंचायत नामुदाग प्रखंड मनिका जिला लातेहार में मतदाताओं को भाजपा के चुनाव चिन्ह और मोदी फोटो के साथ पर्ची देकर मतदान केंद्र भेजा जा रहा है। भाजपा को आचार संहिता के उल्लंघन की खुली छूट मिली हुई है। क्वेश्चन मार्क, तुरंत कार्रवाई कीजिए। इस पर छोटे अक्षरों में तो लिखा है कि विज्ञापन वाला पार्ट मतदान केंद्र पर आने से पहले अलग कर लें, लेकिन कितने लोग इसका ध्यान रखते हैं? कितनों को पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए? ऐसी और भी शिकायतें आती हैं। आयोग का जागरूकता अभियान चलना चाहिए।
जब चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव कराने का निर्णय लिया तो उसका असर इन तैयारियों पर भी दिखे। सोचिए 2019 में 26 मई को नई सरकार की शपथ हो रही थी, 2024 में 20 मई को 5वां चरण हो रहा है, 4 जून को नतीजे आएंगे। इतनी भयंकर गर्मी में पत्रकार भी सारे बूथों का दौरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप चुनाव आयोग की ऐप सी विजिल पर जाकर चुनावी गड़बड़ियों की शिकायत करते रहिए। चुनाव आयोग के अनुसार इस ऐप पर अब तक 4.25 लाख से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं। लोगों की शिकायतों में पैसे, शराब का वितरण, फ्रीबीज का वितरण, बिना अनुमति पोस्टर, बैनर लगाना, किसी के घर या दीवारों पर नारे लिख देना, प्रचार बंद होने के बाद भी प्रचार करना, स्पीकर का इस्तेमाल, धार्मिक या सांप्रदायिक भाषण इत्यादि शामिल है। आप भी इस ऐप को डाउनलोड कर इसका इस्तेमाल कीजिए। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और उसका काम बढ़ाते रहिए। पूनम अग्रवाल पत्रकार हैं, उनका अपना यूट्यूब चैनल है। पूनम ने बार बार याद दिलाया है कि जो भी पोलिंग एजेंट चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो बूथ पर जाए तो मतदान समाप्त होने के बाद फॉर्म 70C जरूर मांगे। मतदान केंद्र पर हर पार्टी का एक पोलिंग एजेंट होता है। मतदान के बाद उसे फॉर्म 17C दिया जाता है। जब से इसकी बात उठी है, विपक्षी दलों ने अपने पोलिंग एजेंट को सतर्क करना शुरू कर दिया है कि फॉर्म 70C लेकर ही आए। आज के द हिंदू में श्रीपर्णा चक्रवर्ती की रिपोर्ट छपी है। फॉर्म 70C में इसका अंतिम आंकड़ा होता है कि एक बूथ पर मतदान के दिन रजिस्टर्ड मतदाताओं में से कितने मतदाताओं ने असल में वोट डाले। इसमें टोटल मतदाता कितने हैं इसकी संख्या दी जाती है, कितने वोट पड़े इसकी संख्या बताई जाती है। इसी आंकड़े के आधार पर चुनाव आयोग अंतिम आंकड़ा जारी करता है। यानी जब उसके पास कुल मतदाताओं की संख्या है ही तो वो क्यों नहीं बताता। आयोग ने इस बार केवल मतदान प्रतिशत बताया। लोग देखना चाहते हैं कि टोटल नंबर भी पता चले ताकि अंदाजा लगे कि कितने लोगों ने वोट किया। 2019 में चुनाव आयोग टोटल नंबर भी जारी करता था, इस बार क्यों बंद हो गया। चुनाव आयोग का कहना है कि असल मतदान की संख्या की जानकारी केवल उम्मीदवार या उसके एजेंट को दी जा सकती है, आम जनता और मीडिया में नहीं। क्यों नहीं दी जा सकती है? मीडिया में फॉर्म 70C को लेकर इतना कुछ छप रहा है तो मीडिया को क्यों नहीं दी जा सकती? क्या ये कोई स्टेट सीक्रेट है? इस मामले पर मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने लिखा कि आयोग पर किसी प्रकार की कानूनी बंदिश नहीं है कि वोटर टर्नआउट डेटा प्रकाशित करे। आयोग ने लिखा कि इसकी जानकारी पीठासीन अधिकारी फॉर्म 17C में दर्ज करते हैं और उस पर उम्मीदवार या उनके एजेंट दस्तखत करते हैं। इस फॉर्म की प्रति उसी समय पोलिंग एजेंट को दे दी जाती है। इसलिए चुनाव आयोग से पहले उम्मीदवार के पास इसकी जानकारी होती है कि कुल मतदान कितना हुआ और कुल कितने मतदाता थे। चुनाव आयोग भी फॉर्म 70C से ही डेटा देता है। उसमें लिखा होता है कुल मतदाता कितने हैं। उम्मीदवार के पास फॉर्म होता है, लेकिन क्या यह चुनाव केवल उम्मीदवार का है? हम और आप इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे तो हमारे पास या आपके पास जानकारी क्यों नहीं है? हम तो चुनाव आयोग को ही जानते हैं कि वही मॉनिटर है, उसी से मांगेंगे। जब उसने पहले दिया है तो इस बार बताने में क्या दिक्कत है? एक निर्वाचन क्षेत्र में तकरीबन 2000 से 2200 बूथ होते हैं। हर बूथ पर कम से कम 2 एजेंट की जरूरत होती है जो सुबह 5:30 बजे से लेकर देर शाम मतदान खत्म होने तक वहां डटा रहे। यानी एक उम्मीदवार को 5000 से अधिक एजेंट की जरूरत पड़ सकती है। इन सभी को 1000-2000 का भत्ता तो देना पड़ेगा, चाय पानी खर्चा देना पड़ेगा, लंच का भी पैसा लगेगा। विपक्षी पार्टियां और छोटी पार्टियां या निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए इस तरह का खर्च उठा पाना नामुमकिन है। इसीलिए यही सही है कि आयोग ही यह जानकारी प्रकाशित करे जैसे करता रहा है, मगर इस बार यह जानकारी प्रकाशित नहीं की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में कि वे रामपुर से उम्मीदवार थे, उन्हें फॉर्म 17C नहीं दिया गया। सोचिए, उम्मीदवार को नहीं दिया गया। कई बार ऐसा भी होता है जब किसी उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट नहीं पहुंचता है, क्योंकि कई हजार पोलिंग एजेंट रखना आसान भी नहीं। जब चुनाव आयोग कह रहा है कि उस पर कानूनी बंदिश नहीं है बताने की, तो उसे बताना चाहिए कि जहां पोलिंग एजेंट नहीं होता है उस मतदान केंद्र का फॉर्म 17C उम्मीदवार को कैसे मिलेगा? क्या पीठासीन अधिकारी अनिवार्य रूप से उम्मीदवार को देता है? इस मामले में संवैधानिक मामलों की निगरानी करने वाली संस्था ADR ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और मांग की है कि जैसे ही पीठासीन अधिकारी
फॉर्म 70C को साइन करे, स्टाम्प करे, उसे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए। 17 मई को इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आयोग से पूछा ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कोर्ट ने जब सवाल किया कि फॉर्म 17C की जानकारी सार्वजनिक करने में क्या आपत्ति है, तो आयोग ने कहा कोई परेशानी नहीं, बस इसमें समय लगता है। जब चुनाव आयोग के वकील ने ADR की याचिका पर सवाल उठाया, तब कोर्ट ने कहा जरूरत पड़ी तो हम इस मामले की सुनवाई के लिए पूरी रात बैठेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 24 मई को होगी। कोर्ट ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सुनवाई करेगा। आखिर चुनाव आयोग यह जानकारी क्यों नहीं जारी कर रहा? जानकार लिख रहे हैं कि ऐसा ना करने की कोई ठोस वजह नहीं नजर आती। डेक्कन क्रॉनिकल ने 20 मई के अपने संपादकीय में लिखा है कि आयोग को सुप्रीम कोर्ट से एक मौका मिला। कोर्ट का यह सवाल कि फॉर्म 17C की जानकारी देने से आयोग को क्या रोक रहा है, आयोग को मौका दे रहा है कि वो यह जानकारी प्रकाशित कर अपने ऊपर उठ रहे सभी सवालों का जवाब दे दे। डेक्कन क्रॉनिकल ने आयोग से सवाल किया कि कोर्ट का इंतजार करने की जरूरत ही क्या है, मतदान की जानकारी जारी कीजिए, आलोचकों का मुंह बंद कर दीजिए। आखिर फॉर्म 17C और मतदाताओं के टोटल नंबर को लेकर चुनाव आयोग जिद पर क्यों है? यह तो उसके लिए भी अच्छा है कि पब्लिक को दे दिया जाए ताकि कोई बेवजह संदेह ना करे। चुनाव आयोग का अपना सिस्टम काफी व्यापक होता है, इस काम में उसे कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने दैनिक भास्कर से साक्षात्कार में कहा है कि इस जानकारी को सार्वजनिक करने में कोई समय नहीं लगना चाहिए। देरी की कोई वजह नहीं हो सकती क्योंकि यह आंकड़ा तुरंत ही अधिकारी के हाथ में आ जाता है। कुरैशी ने कहा है कि मतदान संपन्न होने के 5 मिनट के भीतर सारी जानकारियां सामने होती हैं, इसलिए अब इस मामले में सिर्फ चुनाव आयोग ही जवाबदेह है कि आंकड़ा जारी करने में इतनी देर क्यों लग रही है। पहले चरण के बाद 11 दिनों के बाद आयोग ने वोट प्रतिशत की जानकारी दी, उसके बाद हर चरण के 4 दिनों के बाद यह जानकारी दी जा रही है। तमिलनाडु के मंत्री पी त्यागराजन ने कहा है कि आयोग ने आखिर डेटा प्रकाशित करना क्यों बंद किया। यही नहीं, उसकी वेबसाइट पर जो फॉर्म 17C के पुराने आंकड़े थे उसे भी हटा दिया गया है। उन्होंने पूछा कि आखिर आयोग के इस कदम के पीछे क्या इरादा हो सकता है। PTR ने फ्रंटलाइन में लिखा है कि अगर यह डेटा जारी कर दिया गया तो 0.0001% का भी क्या नुकसान हो सकता है। जब मतदान के बाद पोलिंग अफसर यह डेटा जमा करा ही देता है, उसे प्रकाशित करने में क्या दिक्कत है। यह फ्रंटलाइन का खबर है, एक ही शब्द लिखा है स्टेन। हिंदी में आप इसे दाग या कलंकित दोनों रूप में समझ सकते हैं। अंग्रेजी में जो लिखा है उसका यही भाव है कि दूसरी कई संस्थाओं की तरह चुनाव आयोग की भी रीढ़ की हड्डी कमजोर लगती है, जिससे चुनाव की प्रक्रिया पर संदेहों की छाया दिखाई पड़ती है। इस पत्रिका में चुनाव आयोग के पतन पर वैष्णव रॉय का लेख है। राजनीति शास्त्र की विद्वान प्रोफेसर नीरा चंदोक ने लिखा है कि कैसे बीजेपी ने चुनावी प्रक्रिया से छेड़छाड़ की है। सबा नकवी का लेख है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा। फ्रंटलाइन के अलावा कैरवा ने भी चुनाव आयोग में नियुक्तियों और उसके फैसलों को लेकर पूरा अंक प्रकाशित किया है। अप्रैल अंक के कवर पर लिखा है टेमिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन, जिसका अर्थ है चुनाव आयोग पर लगाम लगाई गई। चुनाव आयोग की भूमिका को समझने के लिए सभी छात्र इन 2 पत्रिकाओं को ठीक से पढ़ें। उनके घर हिंदी का जो रद्दी अखबार आता है उसमें 7 जन्म में ऐसे लेख नहीं छपने वाले, थोड़ी अंग्रेजी सीख लें। सिविल सोसाइटी के सदस्यों के एक समूह ने चुनाव आयोग के सामने अपनी कुछ मांगें रखी। इनका कहना है कि चुनाव आयोग हमेशा मतदान का असल आंकड़ा जारी करता है, इस बार सिर्फ प्रतिशत बता रहा है, जो अंतिम रूप में आते आते काफी बढ़ जाता है। इनकी मांग है कि आयोग पहले 3 चरणों में हर पोलिंग स्टेशन पर हुए मतदान के फॉर्म 17C को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। बाकी चरणों के लिए यह जानकारी 2 दिन के भीतर जारी की जाए। कॉमन कॉज की अंजलि भारद्वाज ने बताया कि 14 मई को आयोग को दी गई चिट्ठी पर 4000 से अधिक लोगों के हस्ताक्षर हैं। जब सिविल सोसाइटी का यह दल चुनाव आयोग से मिलने गया तो किसी ने मुलाकात नहीं की। 2024 का चुनाव कई बड़े बड़े बदलावों को लेकर आ रहा है। इस ऐतिहासिक चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका भी ऐतिहासिक स्तर की होनी चाहिए। जब उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ताकि बाकी उम्मीदवारों को भी संदेश चला जाए कि आप चुनाव आयोग को हल्के में नहीं ले सकते। 5वें चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने शहरी मतदाताओं के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, कहा अर्बन एपैथी छोड़कर मतदान करें। एपैथी का मतलब है उदासीनता, कोई फर्क ना पड़ना। कई बार यह शब्द चुनाव आयोग के रवैये के लिए भी सटीक बैठ सकता है। उसे भी कमीशन एपैथी छोड़ सवालों के जवाब देने चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।